नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, नव वर्ष शुरू हो गया है। आपको हमारे सारे दर्शकों को नव वर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं। मैं साथ में ये भी दर्शकों से आग्रह कर लूं शुरुआत में ही, क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूं। अवध कॉन्क्लेव 10 जनवरी को है, तो उसमें आप सब दर्शकों से आग्रह है कि आइए 10 जनवरी को कुछ लोगों को बुला के कुछ सीरियस चर्चा करेंगे और साथ में आपसे हमें इसके लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपसे सहयोग की भी अपेक्षा है। आप इस कार्यक्रम का जो QR कोड इत्यादि है वो इसमें साथ में लग जा रहा है। उसमें जितना आप सहयोग कर सकेंगे हमारे लिए थोड़ा कार्यक्रम सफल करने में सुविधा रहेगी। अबे भाई, सबसे पहली बात जरा ये कर लिया जाए, एक मामला बहुत अननोटिस सा चला गया लेकिन है भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक तो यूएसए में ट्रम्प साहब बार बार कहते थे कि हम ही ने सीज फायर कराया, हम ही ने सीज फायर कराया, और एक तरह से ये बताते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डपट के उन्होंने ये काम करवाया। नया क्लेमेंट अब चीन हो गया, और चीन का कोई ऐरा गहरा नहीं। चीन के जो विदेश मंत्री वांग यी हैं, उन्होंने इस क्लेम को इंटरनेशनल फोरम पे ये साफ साफ कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच पे ये युद्ध हो रहा था तो हम लोग ने, उन्होंने कहा हम लोग भी, ये उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने ही कराया, भी उसमें इन्वॉल्व हुए और इस युद्ध को शांत कराने में उनका एक बड़ा रोल है। उन्होंने बाकी 8 जगह भी कहां कहां चीन का रोल है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये जो युद्ध में किसने किसके कहने से ये सीज फायर हुआ, इसका सिर्फ इतना मतलब ये होता है कि एक सुपीरियर अथॉरिटी आपको गवर्न करती है, आपके डिसीजंस को। आपके जो निर्णय हो रहे हैं वो किसी और के कहने से हो रहे हैं, ये देश के लिए चिंताजनक बात है। भारत ने आज तक रिफ्यूट नहीं किया है ट्रंप के क्लेम को। भारत चीन पे भी बिल्कुल खामोश है, क्योंकि दूसरी तरफ राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने तो क्या राम जी के को फॉलो किया ऑपरेशन सिंदूर में, इत्यादि इत्यादि, बिना सिर पैर की बात। ये चीन से जो आया है नया, वो इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, जब ट्रंप ये कहते हैं और बार बार कहते हैं, और अब चीन ने भी ये कह दिया है, तो भारत का रवैया उसके मुकाबले ये होता है कि भारत का विदेश मंत्रालय अपना नीतिगत वक्तव्य जारी करता है। वो केवल जो नीतिगत पोजीशन है इनकी, जो नीतिगत इनका आग्रह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा, कश्मीर के मसले पर कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा, ये बायलैटरल मुद्दा है, हम किसी तीसरे को उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। तो जो विदेश मंत्रालय है वो इस तरह का एक वक्तव्य दे देता है और उसके बाद वो उसके बाद हाथ झाड़ लेते हैं पूरी बात से। ये सीधी बात ये है कि वो लोग इस मुद्दे में पढ़ना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि उस मुद्दे में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जहां तक चीन का सवाल है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि हमने सीज फायर कराया, तो कम से कम उसमें ये गनीमत होती है कि ट्रंप पाकिस्तान की तरफ से लड़ नहीं रहे थे। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ नहीं रहा था। इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि अमेरिका की फौजी मदद से पाकिस्तान भारत से लड़ रहा था, या अमेरिका के विशेषज्ञ लगे हुए थे पाकिस्तान को राय देने में, या उसकी जो फौजी रणनीति बनाने में, समर नीति बनाने में अमेरिका की भूमिका थी। इस प्रकार का अभी तक न कोई प्रमाण आया है, न इस प्रकार की कोई चर्चा हुई है। लेकिन चीन तो स्पष्ट रूप से इस युद्ध में शामिल था। मतलब चीन तो एक तरह से मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था भारत से। कम से कम दो देश तो निश्चित रूप से थे, जो कि तुर्की और चीन, जो कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के मुकाबले लड़ रहे थे। तुर्की और चीन का उस युद्ध में स्पष्ट भूमिका थी। अगर चीन की वायु रक्षा प्रणाली न होती और जिन हथियारों का और जिन उपायों का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत चीन से आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद चीन ने पाकिस्तान के रवैये का ही उस पूरे प्रकरण में समर्थन किया और खुलकर समर्थन किया। कोई उसमें कोई संकोच या पीछे से चुपचाप मदद करना, ये सब नहीं था। तो चीन तो उसमें भारत के खिलाफ एक पक्ष था। अब सवाल यह है कि साथ में ये भी अब चीन कह रहा है कि हमने इस युद्ध को बंद करवाने में भी भूमिका निभाई। तो अब तो भारत को चीन के खिलाफ खुलकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भाई, चीन कम से कम अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका के साथ तो भारत एक तरह से
एक गठजोड़ भारत मानता है अपना मनमोहन सिंह के जमाने से, और बात अमेरिका के साथ बिल्कुल दूसरी तरह की बात है। चीन के साथ तो इस तरह की बात नहीं है। चीन तो भारत के शत्रु देशों में से एक है। कम से कम जो आम लोगों में भावना है चीन और पाकिस्तान के बारे में, वो यही भावना है। ये आखिरकार वो क्या बात है कि भारत खुलकर चीन के खिलाफ भी नहीं बोल पा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारत को चीन के खिलाफ कम से कम इस मसले पे बोलना चाहिए। और ये चीन ने दावा उस वक्त किया है जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने, पेंटागन ने, इसको युद्ध मंत्रालय भी कहा जाता है, मतलब अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है इसके रक्षा मंत्रालय का नाम ही युद्ध मंत्रालय है, वॉर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है। मतलब पेंटागन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है और वो भारत के पड़ोसी देशों में अपनी सेनाएं तैनात करके, यानी अपने अड्डे बनाकर भारत की पूरी फौजी घेरेबंदी करना चाहता है। बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की है ये उसमें। और तो और एक अमेरिका का एक जिसे कहते हैं एक थिंक टैंक है, अमेरिकी थिंक टैंक है, उसका नाम उसका भूल रहा हूं। उसने अपनी जो ताजा फोरकास्ट, ताजा भविष्यवाणी जो की है, वो भविष्यवाणी ये है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा और उस युद्ध में चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा। इसलिए अमेरिका को सतर्क हो जाना चाहिए। तो जब ये हालत है, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भारत के इर्द गिर्द ये हालत है, ऐसे में भारत चीन के मुकाबले सिटपटाया हुआ क्यों है? क्योंकि अब तो बिल्कुल पाला बिल्कुल साफ खिंचा हुआ है और इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीन और पाकिस्तान दूसरे पाले में खड़ा हुआ है। ऐसे में भारत गार्डेड लैंग्वेज में बोलकर या बहुत ही नपे तुले चीन जिससे नाराज ना हो जाए, इस तरीके से बोल के भारत क्या हासिल कर लेगा? तो भारत की विदेश नीति और मोदी जी का जो रवैया है वो बहुत ही सिटपटाया हुआ रवैया है और ये बात समझ में नहीं आती है कि इस चीज से इन्हें हासिल क्या होगा। अमेरिका के मुकाबले जो रवैया भारत का है उसका एक तर्क समझ में आता है कि इस वजह से है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी उसकी एक उसकी वो समझ में आता है इसका कारण क्या है। लेकिन चीन के मुकाबले क्या कारण है ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। जी जी, मैं अभी भाई इसी को कंप्लीट कर लूं, थोड़ा विदेश वाला मामला है। एक और चीज आई है जो जो इसलिए मैं उसको कर रहा हूं कि ये भी कहीं नीचे दब जाएगी। ममदानी ने मतलब ऑफिशियली उन्होंने 1 जनवरी से कार्यभार ग्रहण कर लिया, ओथ ले ली, ओथ भी ली, तो उन्होंने कुरान हाथ में लेके ली ओथ। और ये भी मतलब एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका जैसा देश वो किस तरह से अपनी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करता है कि उस न्यूयॉर्क में जहां पे एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, और वो लोग कुरान को फॉलो करते थे, वो सारे लोग। लेकिन ममदानी ने जब कुरान को लिया तो उन्होंने बिल्कुल खुले, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वो उनका धर्म है। धर्म और राजनीति को अलग कैसे किया जाता है ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। लेकिन साथ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उमर खालिद को जो यहाँ पे बंद है हमारे एक 5.5-6 साल से, एक नौजवान जिसके लिए अभी तक न चार्जशीट फाइल हुई है और हर सुप्रीम कोर्ट का जज भी कुछ ना कुछ बहाना करके, आज ठंडक है तो आज बादल आए हैं तो आज बारिश हो रही, कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेस पे 5.5 साल से उसकी जमानत की कार्रवाई नहीं आगे बढ़ पा रही। उसको उन्होंने लेटर लिखा और ये दिखा रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पे हमारे ह्यूमन राइट्स की क्या है। मैं इस पे भी एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। देखिए, उमर खालिद का लगातार जेल में पड़ा रहना तो एक बहुत बड़ा जुडिशियल स्कैंडल है। देखिए, मोदी सरकार ने ऐसे बहुत सारे हथकंडे विकसित किए हैं जो पिछली वाली सरकारें ना इस्तेमाल करती थी, ना इस्तेमाल करना उचित समझती थी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार में 1000 कमियां थी, हम सब लोग उन कमियों को जानते हैं। हम लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस को आड़े हाथों लेना है, कांग्रेस को उनके वायदे याद दिलाना है, कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या कहने के आदी रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस विरोधी आंदोलन और कांग्रेस विरोधी राजनीति के ऊपर हम सब लोग जो 60 और 70 के दशक से निकल कर आए और हम लोगों ने राजनीति सीखी, तो हम लोग तो उसमें रचे पगे हैं। लेकिन कांग्रेस में ये कभी भी नहीं था कि कांग्रेस लोगों को
बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल शैली में तंग करे और उनको जेल में रखे और पूरी तरीके से जुडिशरी पर दबाव डालकर न किसी की जमानत होने दे, इस तरह के नियम कानून बनाए कि उनकी जमानत ना हो पाए। या तो इमरजेंसी में भी इस तरह के कानून नहीं थे जिसके अंदर आपको जमानत नहीं मिल सकती थी। मुझे याद है, मुझे खुद भी इमरजेंसी में जमानत प्राप्त हुई थी। मैं डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंदर मुझे गिरफ्तारी हुई थी और 7-8 महीने के बाद में इस तरह की स्थितियां बनने लगी थी इमरजेंसी में कि लोगों से कहा जाने लगा था कि आप अदालत में आइए और जमानत की अर्जी दायर कीजिए, वरना पहले तो जमानत की अर्जी दायर करने पर ये नहीं कि अदालत खारिज नहीं करती थी और उसको टालती नहीं थी, बल्कि उनका वारंट जो है वो DIR से बदलकर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा में कर दिया जाता था, जिसमें जमानत की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपकी जो दफा हो वो दफा बेलेबल हो, मतलब जमानत वाली हो, और उसके बावजूद भी आपको जमानत ना मिले। और अदालतें बिल्कुल ऐसा लगता है कि सरकार के साथ में साजिश करके सरकार की मर्जी पर चल रही हो। तो ये इस काम में हुआ ये है कि भारत की जुडिशरी की बहुत बदनामी हो रही है। मोदी सरकार को तो अपनी बदनामी और नेकनामी की कोई फिक्र नहीं है, उसका तो एजेंडा दूसरा है। लेकिन भारत की न्यायपालिका क्यों नहीं इस बात की फिक्र कर रही है? उमर खालिद का मामला इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका ने, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अपनी निष्पक्षता खो दी है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं रह गई है कि दुनिया उसे किस निगाह से देख रही है और बाकी लोग देश की लोगों की निगाहों में उसकी क्या साख है। जी जी, मैं अभय भाई थोड़ा इस पे इसलिए बात कर ले रहा हूं क्योंकि वो मुझे लगता है कि आज इस पे फिर चर्चा हो रही है कि जब मोदी जी आए थे तो 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने अनाउंस की थी, उसमें से शायद 98,000 करोड़ का बजट था। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें शायद 20 या 25% ही स्मार्ट सिटी का कुछ काम है। कौन सी पूरी हुई है ये नहीं पता है। इंदौर जो हिंदुस्तान का आज से नहीं 25-30 साल से सर्वे में सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता था, वहां प्रदूषित पानी पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से लोगों की मृत्यु हो गई है। उस इंदौर शहर को रिप्रेजेंट करते हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो एक समय चीफ मिनिस्टर करीब बनते बनते रह गए थे। मैं उस पर एक टिप्पणी जाऊंगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अडानी के टीवी वाले से आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बाकी दुनिया को कुछ कर दीजिए, लेकिन अगर NDTV का कोई पत्रकार है तो फिर तो माफी विजयवर्गीय ही जी को मांगनी पड़ेगी। तो मैं लार्जर उस पे कि ये जो इंदौर में जो हुआ है ये सरकार की केयरलेसनेस है या पूरे देश का ही ये बुरा हाल है? देखिए, इंदौर की आमतौर पर छवि यह है कि वो हिंदुस्तान के कुछ एक उन शहरों में से एक है जो साफ सुथरे शहर है। स्वच्छता के लिए इंदौर की तारीफ की जाती है और जब ये खबर आई उससे 3-4 दिन पहले हमारे घर पे एक चर्चा हो रही थी तो हम सब लोग इंदौर की प्रशंसा कर रहे थे। उसमें देखिए, इंदौर से सीखा जाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि इंदौर साफ सुथरा है तो दिल्ली के सफाई मजदूरों और उनके जो नायक होते हैं उन सबको इंदौर ले जाकर सिखाया जाना चाहिए, वहां से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भाई इंदौर क्यों साफ सुथरा है। ठीक है, भारत के दूसरे शहरों के अपेक्षा इंदौर साफ सुथरा हो सकता है। मैं भी वहां पर गया हूं और मेरे ऊपर भी उसका एक अच्छा असर ही पड़ा था इंदौर में, जब भी मैं गया हूं इंदौर। लेकिन अगर मान लीजिए इंदौर में ये दुर्घटना हो गई है तो उसको स्वीकार करने में क्या ऐतराज है? एक साफ सुथरे शहर में भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कहीं लायतलाली हो सकती है, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जिससे इस प्रकार की एक मानवीय दुर्घटना हो जाए, तो उसमें स्वीकार करने से क्या अर्ज है? और जहां तक विजयवर्गीय साहब का सवाल है, विजयवर्गीय साहब तो जिसे कहते हैं अशिष्टता और खासतौर से स्त्रियों के खिलाफ अशिष्ट टिप्पणियां करने में और दूसरे घमंड करने में, ये वही हैं जिनके बेटे ने बल्ला लेकर एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला किया था। तो ये तो इनका रिकॉर्ड तो वैसे भी बहुत खराब है। दूसरे, मैं ये कहूंगा कि NDTV जरूर अडानी के हाथ में है, लेकिन जिस पत्रकार का इन्होंने अपमान करने की कोशिश की उसका नाम है अनुराग द्वारी। अनुराग द्वारी NDTV में, मैं तो कम से कम पिछले 12-15 साल से उनकी रिपोर्ट वगैरह देखता रहा हूं और वो बड़ी साफ आवाज में
और पूरे दबदबे के साथ में और एक तरह का एनालिटिकल फ्रेमवर्क के साथ में, एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट एनडीटीवी पर रखते रखते रहे। मैंने रवीश के कई प्रोग्रामों में अनुराग द्वारी की खबरें देखी हैं। तो अनुराग द्वारी ने उनको जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जवाब था। मैं तो उसका क्लिप देख के मेरा मन थोड़ा आनंदित हुआ। तो वहीं पे अनुराग द्वारी ने उनकी खबर ली और बिल्कुल दबे नहीं वो, और ऊंची आवाज में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आपने इस तरह की ये बदतमीजी आपने क्यों की हमारे साथ में। अच्छा, बाद में ये तो असर पड़ा ही होगा कि वो अडानी का चैनल है, लेकिन साथ में पत्रकारों के जगत में भी इस बात को लेकर एक थोड़ा सा असंतोष उमड़ा और उस बात को सोशल मीडिया पर भी प्रोसेस किया गया। इन सब चीजों से भी इनके ऊपर दबाव पड़ा होगा विजय वर्गीय के ऊपर, तो इन्होंने फिर खेद व्यक्त किया उसका। मालूम नहीं विजय वर्गीय के इतने भड़कने की जरूरत क्या थी भाई। ये तो इस तरह की घटना है, इसमें हर सरकार बचाव की मुद्रा में आती है। जो भी सरकार होगी, सरकार अपने आप बचाव की मुद्रा में आएगी। यानी आपके यहाँ लोग भी मरेंगे गंदा पानी पी के और आप ऐंठेंगे भी, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों काम कैसे संभव है? तो ये बात बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का मद बहुत आ गया है। इन लोगों में बहुत ज्यादा गुरूर आ गया है और इन लोगों को लगता है कि हम तो हर हालत में चुनाव जीतते ही, हम कितना भी मिस गवर्नेंस दें, कितनी भी बुरी सरकार चलाएं, कुछ भी करें, हमें चुनाव जीतने से कौन रोक सकता है। और मध्य प्रदेश में तो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का अहंकार है ही। जी जी। मैं एक जगह, क्योंकि उस पर भी जरा बात करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में एक चीज एकदम से बहुत हो गई है, ये सेंगर वाला मामला तो था ही। सेंगर को जिस तरह से जमानत दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जमानत पे रोक लगाई, लेकिन साथ में इधर उत्तर प्रदेश में एक नई चीज शुरू हो गई है। ये जो 25 दिसंबर को आप सबने सुना ही होगा, यूपी में किस तरह से क्रिश्चियंस को तंग किया गया, जहां चर्च थी वहां आरती गाई गई, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला थम नहीं रहा है। अब रक्षा दल वाले और कौन कौन लोग मिलकर घर घर तलवार बांट रहे हैं कि आप अपनी रक्षा के लिए तलवार रखिए, और वो माहौल को गर्म किया जा रहा है। जो मेरी समझ है वो 2000 अगले साल के इलेक्शंस को लेके। लेकिन आप एक इस तरह की अगर मनस्थिति, इस तरह की नफरत लगातार फैला रहे हैं, तो उसको वापस करना तो इतना आसान नहीं होगा। वो नफरत रोज फैल रही है, रोज कुछ ना कुछ, यहाँ रक्षा दल कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। मतलब ठीक है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसका एक अंदेशा है। और उस अंदेशे के संकेत भी प्राप्त होने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ ऐसे संगठन जो कि आधिकारिक रूप से संघ के संगठन नहीं है, लेकिन जिनको भाजपा की सरकारें हवा देती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, उनकी कोई रोकथाम नहीं होती है, जैसे कि ये हिंदू रक्षा दल, कर्नाटक में वो हिंदू सेना है, एक करणी सेना है, ये सारे के सारे संगठन जो है, अगर इन संगठनों को की रोकथाम नहीं की गई और वो इसी तरीके से सार्वजनिक जीवन में दहशत फैलाते हुए घूमते रहे और आप मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ घृणा फैलाते रहे, और इन संगठनों से सिख समाज भी चिंतित, आतंकित रहता है। सिख समाज के खिलाफ भी इन लोगों की गतिविधियां रहती हैं, उतनी मुखर तो नहीं जितनी मुसलमानों के मुखला होती है। तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो मुख्य तौर पर अमेरिका के हाथ में, इनकी बागडोर मुख्य तौर पर अमेरिका के हाथ में होती है, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को हो सकता है कि वो हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने लगे। देखिए, ये चीज बहुत दूर नहीं रह गई है। अब जिस तरीके से चर्चों के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, चर्चों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की है, चर्च की प्रार्थना सभाओं में घुसकर तोड़फोड़ की है, इन्होंने कुर्सियां मारी हैं, पत्थरबाजी की है, और ये सारे देश के पैमाने पर इन्होंने ऐसा किया है। उत्तर पूर्व में भी किया है, लखनऊ में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, दक्षिण भारत में भी किया है, केरल में भी किया है, सब जगह ये जो किया है इन्होंने, इससे जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ करते रहते हैं तब तक तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब आप ईसाइयों के खिलाफ करेंगे तो फिर अंतरराष्ट्रीय ईसाइयों की लॉबी बहुत जबरदस्त और बड़ी है। पूरा पश्चिम उनके साथ खड़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है। और अगर ऐसा किया तो दरअसल जो जो
हमलावर हिंदू संगठन है, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो संघ के खुले तौर पर संघ परिवार के सदस्य हैं, उनके बारे में कोई ना कोई पश्चिमी प्रतिक्रिया जरूर होगी। और जब वो पश्चिमी प्रतिक्रिया होगी तब फिर इन लोगों को लेने के देने पड़ेंगे। बहुत संभव है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा देर होगी। हो सकता है कि इन लोगों को हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इनको रेखांकित किया जाए, इनको चिन्हित किया जाए, इनको, उससे भारत की बड़ी बदनामी होगी। जी जी, मैं एक अबे भाई एक और क्योंकि वो एक धीरे धीरे ये सब सिमरिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो जिस तरह की इस समय के प्रेजेंट हालात हैं, आम आदमी पार्टी उसको छोड़ ही चुका है, एनसीपी जिस तरह से अडानी जी को बुला रहे हैं, उनके साथ गलबाइयां कर रहे हैं, उनके साथ मतलब पारिवारिक रिश्ता निभा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे तो पुराने दोस्त थे, ये सारी चीजों के बीच में ये भी खबर है कि भाई सुप्रिया सुले जी तो देर सवेर एनडीए चली ही जाएंगी, मंत्री बन ही जाएंगे। अब इंडिया गठबंधन का कोई मतलब, ममता जी वहां अलग ही अपना चलाती हैं, वो कहने को तो है लेकिन वो उसमें, अब इंडिया गठबंधन का फिर से नए सिरे से वो होगा, यूपीए पुराने यूपीए के उसमें रूप में लौट जाएंगे, या इट इज स्टिल रेलेवेंट? अभय भाई देखिए, मैं मानता हूं इंडिया गठबंधन व्यवहारिक रूप से जमीन पर, कागज पर खत्म हो गया है। अब ये केवल लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के बीच में तालमेल होता है, उसी रूप में आप विपक्ष की एकता को देख सकते हैं। कहने के लिए आप उसको इंडिया गठबंधन कह दें, वो बात दूसरी है, लेकिन वो संसद से बाहर उसकी कोई प्रासंगिकता रह नहीं गई है, कुछ नहीं रह गई है, सब तितर बितर हो चुका है। अब अगर कांग्रेस को विपक्ष की संसद के बाहर एकता करनी है, तब फिर कांग्रेस को नए सिरे से विपक्षी एकता के बारे में सोचना होगा, और कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, यानी एसआईआर का विरोध करने वाला सवाल जो है, मतदाता सूचियों में हेरफेर के जरिए चुनाव जीतने का प्रपंच रचने वाला सवाल जो है, इससे सब लोग चिंतित हैं, सब लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी टीएमसी के अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग में जाकर ज्ञानेश कुमार से भिड़ गए। ज्ञानेश कुमार ने उनसे उंगली उठा के बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और तुम नामजद हो, तो हमें तुम में फर्क है। तो ये सब वो लोग भी लड़ रहे हैं, और अपने अपने तरीके से वो एसआईआर का भाजपा लाभ ना उठा पाए, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य कोई भी विपक्षी दल इस सवाल के ऊपर कोई संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर संयुक्त मोर्चा बना के तैयार होता है तो फिर इंडिया गठबंधन बनाने की संभावनाओं के बीच में जान पड़ती। अब राहुल गांधी ने एक और प्रण किया है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो बात निकल कर आई है, कि वो मनरेगा के सवाल पर संघर्ष करेंगे और मनरेगा की वापसी के लिए एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाएंगे। अब इसमें भी एक संभावना है, क्योंकि मनरेगा के साथ में दलित समाज जुड़ा हुआ है। मनरेगा का अधिकतम फायदा जिस समुदाय को मिलता था वो दलित समाज है। अगर किसी आंदोलन के साथ कोई बड़ा समाज, पूरे देश का समाज जुड़ने की संभावना होती है, तो उसमें बड़ी ताकत होती है। हम देख चुके हैं कि किसान आंदोलन क्यों कामयाब हो पाया, क्यों सरकार के खिलाफ 1 साल तक अड़ पाया, क्योंकि उसके साथ 4 राज्यों का जाट समाज जुड़ा हुआ था। मतलब वो एक सामुदायिक पहलू था उसका, जिसकी किसान आंदोलन के कामयाब होने में बहुत बड़ी भूमिका उस सामुदायिक पहलू की थी। और अगर मनरेगा के सवाल के ऊपर दलित समाज एकजुट होकर कांग्रेस के इर्द गिर्द या विपक्षी दलों की पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो सकता है, तो फिर एक संग्रामी एकता विपक्षी पार्टियों की निकलने की एक संभावना उसमें बनती है। नए साल में इस एजेंडे पर अगर कांग्रेस अमल करे और उसको लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो वो सफल हो सकती है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि बिहार में जो बिहार प्रदेश किसान सभा है, वो सीपीआई-एमएल का संगठन है, और सीपीआई-एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य महागठबंधन के सदस्य हैं। तो कांग्रेस के साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध हैं, तो उनकी मदद से कांग्रेस बिहार में इस तरह के आंदोलन की दागवेल डाल सकती है और बातचीत शुरू हो सकती है। अगर एसआईआर का पायलट प्रोजेक्ट बिहार में शुरू हो सकता है, तो आंदोलन का पायलट प्रोजेक्ट भी बिहार में शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें संभावनाएं कुछ हैं, बशर्ते इन संभावनाओं का अच्छी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से दोहन किया जाए। जी,
मैं एक अंतिम बात करके इसको समाप्त करूंगा और फिर उत्तर प्रदेश से ही खत्म कर दूंगा। जी। एक बार बार प्रचारित आज भी पेपर में आ रहा है और एक बीजेपी अपनी तरफ से एक बड़ा वो दे रही है कि नहीं ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है और इनके साथ नहीं नाइंसाफी। उसने एक ये भी दिया है कि संगठन में कितने ब्राह्मण, मंत्री मंडल में कितने ब्राह्मण, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अबे भाई जो मेरा अपनी रीडिंग है, जो मैं जितना समझ सकता हूं, ब्राह्मण लीडर जो हैं बीजेपी के या कहीं के भी, वो गुस्सा हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ से, लेकिन जो ग्राउंड का आम ब्राह्मण है, जो गांव में मैं जाता हूं, या उसको, वो बीजेपी से संतुष्ट है। उसको कोई ये दिक्कत नहीं है जो इस समय एक ये चल रहा है कि नहीं ब्राह्मण बहुत गुस्सा है और बीजेपी से बाहर निकल जाएंगे। वो ब्राह्मण वो गुस्सा है जो उस लूट का हिस्सा जिनको नहीं मिल रहा है और जिनको लगता है कि भाई मैं एमएलए हूं, एमपी हूं, ये कुछ सभासद हूं, तो मुझे भी इस लूट में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो लूट के की समस्या है, लेकिन आम जो ब्राह्मण है उस इज कंफर्टेबल, ही इज हैप्पी विथ। मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। अबे भाई नहीं इस नहीं, पे एक छोटी मैं टिप्पणी। आपकी बात, आपके इस अवलोकन से सहमत हूं। आपको ध्यान होगा हम और आप एक दिन जो अन्य बातचीत कर रहे थे एक दूसरे मंच के ऊपर, वहां भी इस तरह की चर्चा हम लोगों ने की थी। जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता समूह है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानता है और योगी आदित्यनाथ से उसे जाति तौर पर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है योगी आदित्यनाथ से। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उसके मन में निष्ठा है, मुझे नहीं लगता कि उस निष्ठा में अभी कोई ज्यादा फर्क पड़ा है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर के और दूसरे ब्राह्मण नेता मान लीजिए भाजपा के खिलाफ प्रचार मुहिम पर निकल पड़े तो फर्क पड़ेगा। भाजपा के खिलाफ मतलब ब्राह्मण समाज में प्रचार करना शुरू कर दें तो उसमें फिर भाजपा के प्रति अनमनापन पैदा होगा, निष्क्रियता पैदा होगी और हो सकता है कि ब्राह्मण वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के खिलाफ हो जाए। लेकिन ये सब लोग जो अपनी सौदेबाजी करने के लिए जो नाराजगी व्यक्त करते हैं उससे वो प्रभावित होने वाला नहीं है। भाई ब्राह्मणों को खूब टिकट देती है बीजेपी, ब्राह्मणों को मंत्री बना रखा है और ब्राह्मणों को सत्ता में, जहां तक भागीदारी का सवाल है, भागीदारी कागज पे तो मिल रही है। ये दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह सरकार चलती है उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कुछ चहेते लोगों को छोड़कर बाकी सबके पास व्यवहारिक रूप से सत्ता नहीं है मौजूद। जी जी जी। तो यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के जो खिलाफ में योगी आदित्यनाथ ने उनको सत्ता सक्रिय रूप से वास्तविक सत्ता में भागीदारी के मामले में ढक्कन कर रखा है। यहां तक कि जो मौर्य साहब हैं उनको स्टूल मंत्री कहा जाता है। एक बार उनको केवल स्टूल दे दिया गया था बैठने के लिए, तो कहा ही जाता है उनको स्टूल मंत्री। ये उनकी स्थिति है। तो वो तो पूरी भाजपा सरकारें जहां जहां चलती हैं, केंद्र सरकार, वहां भी यही स्थिति है। क्योंकि सत्ता में भागीदारी नहीं है इसलिए वो बेचैनी है। और वो बेचैनी ब्राह्मणों में ही नहीं है, वो दूसरी बिरादरियों में भी बेचैनी है। दूसरी बिरादरियां भी तो अपनी मीटिंग कर रही हैं। भाई धोबियों की भी एक मीटिंग हो चुकी है, कुर्मियों की भी एक मीटिंग हो चुकी है, राजपूतों की भी एक मीटिंग हो चुकी है, ब्राह्मणों ने भी एक मीटिंग कर ली। केवल इस आधार पर यह मानना कि वो समाज भाजपा से नाराज है, इस प्रकार मानने की गलती एक की थी 2022 के चुनाव में। हम सब लोगों ने गलती की थी, वो हम लोगों की गलती, हम लोग अब वो मुगालता हम लोगों का साफ हो जाना चाहिए। जी ऐसा कोई जी। ब्राह्मणों में कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर बह रही हो भाजपा के खिलाफ, ऐसा नहीं है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अभय भाई। और एक बार फिर से दर्शकों को भाई नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।